हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे साइंस एंड टेक से संबंधित कुछ प्रश्नों पर, जिसमें हमारा पहला प्रश्न होगा, भारत में जैव विविधता संकट को बताते हुए इसके कारण और सरकारी प्रयासों का वर्णन करें। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी से रिलेटेड मटेरियल तो आपको हमारे चैनल पर मिलता ही है। साथ ही साथ आप अपने जीवन को संतुलित एवं सुव्यवहारिक कैसे बनाएं, उस विषय में भी हमारी जो डीएसपी आकांक्षा मैम है वो आपको जानकारियां प्रदान करती हैं। समय समय पर आपको मोटिवेशनल कोट्स के माध्यम से जानकारियां प्रदान की जाती हैं। मोटिवेशन से संबंधित हमारे कुछ सेशन आपके लिए रोज़ जारी किए जाते हैं, जिससे आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकें। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। नोट्स परचेज़ करने का बहुत ही आसान तरीका है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज़ करने की लिंक उपलब्ध हो जाती है। वहां से आप हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मोटिवेशन बुक सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी को भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि मोटिवेशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चर्चा करते हैं हमारे प्रश्न पर, जो कि भारत में जैव विविधता का संकट। तो मानव जीवन में जैव विविधता का बहुत महत्व है। यह वह तत्व है जो धरती को समृद्ध और जीवन योग्य बनाता है। मानवीय गतिविधियों ने इसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट बताती है कि किस प्रकार पिछले एक दशक में भारत के पशु पक्षियों की अनेक जातियां लुप्तप्राय श्रेणी में जुड़ चुकी हैं। भारत में इस समय लगभग 900 प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरे में हैं, और विश्व धरोहर को गंवाने वाली दुनिया भर के देशों में भारत का स्थान 7वां है। तो दोस्तों, यह हमारा इंट्रो हो जाएगा जैव विविधता संकट के संदर्भ में, कि मानव जीवन में जैव विविधता का बहुत महत्व है। यह वे तत्व हैं जो धरती को समृद्ध बनाते हैं और जीवन योग्य बनाते हैं। मानवीय गतिविधियों ने इसके अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता का संकट हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट हमें यह बताती है कि पिछले एक दशक में भारत में पशु और पक्षियों की अनेक जातियां लुप्तप्राय श्रेणी में जुड़ चुकी हैं। IUCN के द्वारा जो लुप्तप्राय जीवों की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, उसमें भारत के अनेक पशु और पक्षियों की प्रजातियां जुड़ चुकी हैं। भारत में इस समय 900 प्रजातियां ऐसी हैं जो खतरे में हैं। वर्तमान समय में 900 प्रजातियां ऐसी हैं जो कि खतरे में हैं, और विश्व धरोहर को गंवाने वाली दुनिया भर के देशों की सूची में भारत का 7वां स्थान है। अब कुछ फैक्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से भारत में लुप्तप्राय जातियों की संख्या क्या है। तो कश्मीर में पाए जाने वाले हंगुल की संख्या मात्र 200 रह गई है। जो जम्मू कश्मीर में हंगुल पाए जाते हैं उनकी संख्या मात्र 200 रह गई है। इसके साथ बारहसिंगा तथा हिरण मध्य भारत के कुछ वनों तक ही सीमित रह गए हैं। बारहसिंगा और हिरण मध्य भारत के वनों में ही सीमित रह गए हैं। इसी प्रकार एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर वन तक सीमित रह गया है। इसके अलावा भी अनेक प्रजातियां हैं जो लुप्त होने की कगार पर हैं। भारत में समुद्री जीव में 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें 1200 संकटग्रस्त हैं और संरक्षित सूची में डालने का आग्रह है। उत्तराखंड की नदियों में मिलने वाली अनेक मछलियां की 250 प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में है। उत्तराखंड की जो नदियों में मछलियां पाई जाती हैं उनकी 250 प्रजातियां खतरे में हैं। इसके पश्चात प्रदूषण के दुष्प्रभाव से पक्षियों की अनेक प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं या पलायन कर रही हैं। ठंड के मौसम में प्रवासी पक्षी हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली सहित उत्तर भारत में अनेक स्थानों पर आते हैं, परंतु बढ़ते प्रदूषण के कारण इनमें दिल्ली में पलायन की प्रवृत्ति देखी जा रही है। मधुमक्खी, सिल्कबर्ग और तितलियों को भी प्रदूषण से बहुत नुकसान पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जैव विविधता का जो संकट है वह किस प्रकार से हमें दृष्टिगोचर होता है। प्रवासी पक्षियों के संदर्भ में मधुमक्खियां, सिल्कबर्ग और तितली को प्रदूषण से नुकसान पहुंच रहा है, जिससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ साथ जो उत्तराखंड की नदियों में मिलने वाली मछलियों की 250 प्रजातियां हैं वह खतरे में हैं। समुद्री जीवों में 20,000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें
1200 से अधिक प्रजातियां संकटग्रस्त और संरक्षित सूची में डालने का आग्रह किया गया है। एशियाटिक शेर हैं जो वह गुजरात के गिरबन तक ही सीमित रह गए हैं। इसके पश्चात बारहसिंगा और हिरन मध्य भारत के कुछ वनों में सीमित हैं। साथ ही साथ कश्मीर में पाए जाने वाले हंगुल की संख्या मात्र 200 रह गई है। अब जैव विविधता के संकट के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो पशुओं का अवैध शिकार, वनों की कटाई, वन भूमि पर कब्जा, रिहायशी इलाकों का बढ़ना तथा अवैध खनन आदि वन्य जीवों की कमी का कारण बन रहे हैं। पशुओं का अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई, वन भूमि पर कब्जा, रिहायशी इलाकों में वनों का प्रसार तथा अवैध खनन आदि वन्य जीवों की कमी का कारण बन रहे हैं। नदियों में रेत का अवैध खनन, लगातार निर्माण कार्य, भूस्खलन और गलत तरीके से शिकार के कारण मछलियों के भोजन स्रोत और उनके छिपने और प्रजनन की परिस्थितियां विपरीत होती जा रही हैं। इसके पश्चात है भूस्खलन के कारण नदियों की गाद बहुत बढ़ गई है। इसके साथ ही जल स्रोतों में जमा होते कचरे और प्लास्टिक ने अनेक प्रजातियां खत्म होती जा रही हैं। प्लास्टिक प्रदूषण जल स्रोतों में जमा होने से अनेक समुद्री प्रजातियों के लिए खतरे का कारण बन रहा है। इसके पश्चात है पर्यावरण वैज्ञानिकों का कहना है कि पक्षी आसमान में ज़्यादा समय रहते हैं तथा ज़्यादा तेज सांस लेते हैं, इसलिए उनका प्रदूषण पर दुष्प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। वायु में घुले प्रदूषित कणों के उनके शरीर में प्रवेश करने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। हवा में घुली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन की अधिक मात्रा के चलते पेड़ों की पत्तियां जल्दी टूट रही हैं। ये भी एक प्रमुख कारण है जो कि जैव विविधता के लिए संकट का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। इसके अंतर्गत पशुओं का अवैध शिकार, पेड़ों की कटाई, वन भूमि पर कब्जा, रिहायशी इलाकों का प्रसार, अवैध खनन, नदियों में रेत का अवैध खनन, लगातार निर्माण कार्य, भूस्खलन और गलत तरीके से शिकार होना, नदियों में गाद बढ़ना, जल स्रोतों में प्लास्टिक कचरे का जमा होना, इस प्रकार और वायुमंडल की हवा में विभिन्न जहरीली गैसों के शामिल होने से भी जैव विविधता पर खतरा मंडरा रहा है। इसके पश्चात देखेंगे कानून एवं अन्य प्रयास क्या क्या हैं जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए लाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो पहला है वह है वन्य जीवों को विलुप्त होने से बचाने के लिए पहला कानून 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था। इसके पश्चात 1927 में भारतीय वन अधिनियम बनाकर वन्य जीवों के शिकार और वनों की अवैध कटाई को अपराध की श्रेणी में रखते हुए दंड का प्रावधान किया गया था। 1983 में राष्ट्रीय वन योजना लाई गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए गए थे। हालांकि राष्ट्रीय उद्यान का काम 1905 में ही आरंभ हो गया था, परंतु इनकी संख्या 1983 के बाद काफ़ी तेजी से बढ़ी और बाघ अभ्यारण्य भी स्थापित किए गए, प्रोजेक्ट टाइगर जिसे हम कहते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश में वन्य जीवों की संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं चलाई गई, जिनमें प्रोजेक्ट टाइगर, गिर सह परियोजना, कछुआ, गैंडा और हाथी संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजना आदि परियोजनाएं चलाई गई। तो एक बार हम पुनः दृष्टिपात करते हैं कि कौन कौन से कानून लाए गए जो कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो पहला कानून 1872 में लाया गया, वाइल्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जंगली हाथियों को संरक्षण से संबंधित यह अधिनियम लाया गया था। इसके पश्चात 1927 में भारतीय वन अधिनियम लाया गया। 1983 में राष्ट्रीय वन्य जीव योजना लाई गई, जिसके तहत राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किया गया। इसके पश्चात ही अनेक वन्यजीवों के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, गिर परियोजना, कछुआ, गैंडा और हाथी संरक्षण परियोजना, गिद्ध संरक्षण परियोजनाएं, तो आदि इस प्रकार की परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं। निष्कर्ष हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, विडंबना यह है कि इस तरह के अनेक प्रयासों के बाद भी शेर, बाघ, हाथी, गैंडा आदि अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रदूषण और स्मोक भरे वातावरण में कीड़े मकोड़े सुस्त पड़ जाते हैं। अगर इस ओर जल्दी ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में परिस्थितियां इतनी बिगड़ सकती हैं कि जीव जंतुओं की अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमारे जो नोट्स रहते हैं उनका कंटेंट किस प्रकार से होता है, हमारे प्रश्नों की क्वालिटी किस प्रकार होती है
और आप हमारे नोट्स परचेज़ करने के लिए नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा मोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं और जिन भी विषयों के नोट्स अवेलेबल नहीं हैं तो शीघ्र आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और हमारे जो नोट्स हैं वह 2019 की मुख्य परीक्षा एवं 2020 की मुख्य परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। मेंस में 850 से अधिक स्कोर करने के लिए हमारे नोट्स अत्यंत ही लाभकारी हैं। आदर्श उत्तर लिखने और उत्तर लिखने की समझ विकसित करने के लिए हमारे नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं। यह जो नोट्स हैं वह टॉपर्स के द्वारा चयनित द्वारा तैयार हैं और टू द पॉइंट्स नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।